मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें 4th क्वेश्चन समझना है। यहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है जिसके अंदर ऐसा बोला है कि प्रूव कीजिए कि ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन को लिख देता हूं। यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल, दोनों ही रेडॉक्स के अंदर दोनों ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दिखा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है। तो उसका सबसे पहला स्टेप है हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। H का हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, फ्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है तो हो जाएगा 0। यहाँ पर H का हो जाएगा +1, यहाँ पर फ्लोरीन का हो जाएगा -1, यहाँ पर H का हो जाएगा +1, यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 और यहाँ पर आपका फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा -1। यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस स्टेप में देखें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये प्रोसेस रिडक्शन है। और अगर आप इस पार्ट के ऊपर फोकस करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। तो कहने का मतलब दिस प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, H2SO5, Cr2O7 एंड NO3-1। इन तीनों के ही अंदर हमें सल्फर, क्रोमियम और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसके स्ट्रक्चर को बताना है और जो फॉलसी है अगर कहीं पर कोई गलती आती है तो वो बतानी है। चलिए हम तीनों को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज H2SO5। यहां पर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अगर हमारी कन्वेंशनल मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो 2 × +1, सल्फर का नहीं पता सो 1 × X, ऑक्सीजन हो जाएगा 5 × -2 = 0। तो +2 + X - 10 = 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +8। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन C6 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आ रहा है। हमको इसको सही करना है तो इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। H2SO5 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर O और यहाँ पर है H। ये आपका H2SO5 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर -1 क्योंकि पेरोक्साइड है और यहाँ पर -1 होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर के ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1 और इस ऑक्सीजन की वजह से +1। तो कहने का मतलब कि आपका सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पर +5 है। हमें जो थियोरेटिकली सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा था वो मिल रहा था +8, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है आपका +5। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन Cr2O7 -2 का है जिसके अंदर आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो 2x + 7 × -2 = -2 आता है। तो 2x - 14 = -2। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू आता है +6। चलिए अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। तो Cr2O7 -2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप पहले तो ऑक्सीजन को अरेंज कर दीजिए। एक ऑक्सीजन दोनों में ही कॉमन रहेगा, बाकी के 3 ऑक्सीजन एवरी एटम के साथ एसोसिएटेड होंगे। हम जानते हैं कि क्रोमियम का वैलेंसी 6 होता है,
तो कोई भी दो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, बाकी का एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर भी मैं इस तरीके से कर देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्रोमियम के ऊपर इसकी वजह से चार्ज आएगा -2, इसकी वजह से सॉरी इस ऑक्सीजन का चार्ज आएगा -2, इस ऑक्सीजन का -1 और इस ऑक्सीजन का -1। यहां पर इस ऑक्सीजन का -2, ठीक है, यहां पर आ रहा है -1 सॉरी -2, यहां पर आ रहा है -1 और यहां पर आ रहा है -1। तो ऑल टुगेदर इन सभी का अगर आप एडिशन करेंगे तो ऑक्सीजन सल्फर के क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो देखते हैं। तो क्रोमियम के ऊपर यहां पर आपका चार्ज कितना आ रहा है, तो इसकी वजह से -1, तो क्रोमियम पे कितना आएगा +1, ये है -2 तो क्रोमियम पे आएगा +2, यहाँ पर ऑक्सीजन है -1 तो क्रोमियम पे आएगा +1 और ये है -2 तो क्रोमियम पे आएगा +2। तो ऑल टुगेदर इस क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगा +6। इसी तरीके से इस क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। तो देयर इज नो फॉलसी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो सही ही आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका NO3-1 है। तो अगर मैं NO3- के स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, NO, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वेंशनल मेथड से निकालूंगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कन्वेंशनल मेथड की मदद से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वाइज इस ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है। तो इस ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है +2, इस ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है +2 और इस ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के हिसाब से आ रहा है वो +5 है, मतलब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फॉलसी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स। हमको यहाँ पर आपके कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले कंपाउंड को हम लोग पहले तो नाम लिख देते हैं मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। तो मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है मेटल का वो लिख देते हैं, वो हो जाएगा आपका Hg। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है तो इसको ब्रैकेट में 2 लिख देते हैं और यहाँ पर आपका Cl2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मर्क्यूरी है तो काउंटर बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन लगेंगे। क्लियर है? मर्क्यूरी का +2 चार्ज है, काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो ऐसे 2 क्लोरीन चाहिए होंगे। लाइकवाइज यहाँ पर आपका निकल सल्फेट है, यहाँ पर आपका है निकल ब्रैकेट में 2 और यहाँ पर है सल्फेट। तो हम वही मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा Na, मेटल का सिंबल निकल, उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 और उसके बाद यहाँ पर आएगा सल्फेट SO4। चलिए बच्चों थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है वो है आपका टिन ऑक्साइड, यहाँ पर आ रहा है +4। तो टिन का सिंबल लिख देते हैं Sn, यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब ऑक्सीजन के एक के ऊपर -2 चार्ज है, टिन का +4 बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। क्लियर है? रेस्ट आप खुद से कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 7 की तरफ। सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम -4 to +4। चलिए पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा सब्सटेंस और यहां पर लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। देखो बच्चों, अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस चाहिए तो ये बात क्लियर है कि मैं ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करूंगा जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कुछ भी बोलो आप। तो ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जांपल CH4 हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
तो इस हाइड्रोजन की वजह से कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा -1, ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -4 होगा। क्लियर है। अगर हम -3 की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा C2H6। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना है तो 3 हाइड्रोजन रहने दो, बराबर। 3 हाइड्रोजन की वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन सामने अगर कार्बन जोड़ दिया तो कार्बन की वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज नहीं आएगा, तो इसका दूसरा एग्जांपल है C2H6। उसी तरीके से अगर आपको -2 सेट करना है तो C2H4, क्योंकि यहाँ पर C हो गया। यहाँ पर अगर मुझे -2 ऑक्सीजन -2 चार्ज सेट करना है तो 2 हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, बट ऐसा करने से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो C2H4 इधर आ जाएगा। अगर उसी लॉजिक से -1 की बात करें तो उसके अंदर C2H2 हो जाएगा। C2H2 जो है उसके अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैं अगर 0 की बात करूं तो वो हो जाएगा CH2Cl2। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, समझना। यहाँ पर अगर मैं CH2Cl2 की बात करूं तो CH2Cl2 के अंदर जो हाइड्रोजन है वो -1 चार्ज प्रोड्यूस करता है और जो क्लोरीन है वो +1 चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, 0 चार्ज आ जाता है। अब ये बात क्लियर है कि कार्बन के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आप C2Cl2 कर दो, ठीक है, या फिर आप C6Cl6 कर दो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप CHCl3 कर दो, समझो बात को। यहाँ पर मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए, तो 3 क्लोरीन की वजह से कार्बन के ऊपर +3 चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन लगा दूंगा तो एक चार्ज कम हो जाएगा, मतलब +2 चार्ज रह जाएगा इधर। उसी लॉजिक से यहाँ पर अगर हम +3 की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आ सकता है। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो वो +3 आएगा, बराबर, +3। उसके बाद आपका आ रहा है, अगर आप कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहते हो तो यहाँ पर आप CHCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। CHCl3 भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगा, बराबर। सॉरी, CHCl3 ना, यहाँ पर कार्बन के साथ दूसरा कोई एलिमेंट जोड़ दो। एक मिनट, इसको रियाज करना पड़ेगा। C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, 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 तो कहने का मतलब C2Cl6 आप सेट कर सकते हो, ठीक है। CHCl3 गलत है, उसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप C2Cl6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम +4 की बात करें तो वो तो बहुत ही आसान है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के साथ जब 4 क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो +4 चार्ज दे देते हैं। अब ये कंपाउंड्स हो गए कार्बन के। अब हमें नाइट्रोजन के भी पूछे हैं कि नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स दिखाओ जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 से +5 जाए। तो यहाँ पर वापस लिखूंगा सब्सटेंस, यहाँ पर लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, सब्सटेंस ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पूछा है -3 से +5, तो इसको लिख देते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। यहाँ पर -3 की बात करो तो NH3 हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा। -2 का उसी हिसाब से N2H4 आ जाएगा। N2H4 अगर -1 सेट करना है तो N2H2, नहीं समझ में आए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पर N2H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ध्यान से समझो। तो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर +1 चार्ज, तो इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से -2 चार्ज। फिर कोई पूछेगा सर नाइट्रोजन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। 0 की बात करनी है तो एलिमेंटल स्टेट N2O। अब +1 चार्ज लगाना है तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाना पड़ेगा। समझो कि मैं N2O लगा रहा हूं तो +1 होगा, NO लगा रहा हूं +2 होगा, N2O3 लगा रहा हूं तो +3 होगा, N2O4 लगा रहा हूं तो +4 होगा, और N2O5 अगर मैं लगा रहा हूं तो +5 चार्ज होगा। क्लियर हो इस बात के लिए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों ही एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, बट ओजोन और नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडेंट है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। क्यों? इसका आंसर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में छुपा हुआ है। चलिए पहले का समझते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है आपका +4। अब सल्फर कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? -2 टू लेकर के +6। सल्फर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है वो है -2 से लेकर के +6। तो कहने का मतलब यहां पर सल्फर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सकता है और यहां पर सल्फर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सकता है। तो अगर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो सामने वाले का डिक्रीज करेगा, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों ही एजेंट की तरह काम कर सकता है। H2O2 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर वो है -1। अब ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 to 0 दोनों दिखा सकता है, तो यहां पर भी वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकता है। तो उसी लॉजिक से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों ही एजेंट की तरह काम करेगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं HNO3 में, तो HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, HNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -3 से लेकर के +5। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो इट कैन ओनली डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ, इट कैन ओनली डिक्रीज द oxidation state of itself, oxidation state of itself वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करता है, मतलब सामने वाले को इंक्रीज करेगा। सो इट इज एन ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी लिखो। चलिए अब उसके बाद जो है वो है आपका फोर्थ नंबर में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में, कंसीडर द रिएक्शंस। यहां पर आपको कुछ रिएक्शंस दी हैं, इन रिएक्शंस को थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट वे में लिखना क्यों सही है। चलिए मैं रिएक्शन पूरी लिखूंगा ताकि आपको मैं आसानी से समझा पाऊं कि क्या फर्क है दोनों में। 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड gives you C6H12O6 aqueous प्लस 6O2 गैस। इस रिएक्शन को बेहतर वे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो बेहतर वे में लिखना हो तो दो चेंजेस है, यहां पर आपके 6H2O की जगह पे 12H2O है और यहां पर आपके पास अनदर 6H2O लिक्विड भी है। रेस्ट ऑफ द चीजें जो है वो सेम है। समझना बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करोगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का बेसिकली ये फॉर्मेशन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको नीचे वाली रिएक्शन की फॉर्म में लिखना अच्छा होगा। नीचे वाले में क्या है, तो 6H2O की जगह पे 12H2O है और यहाँ पर प्रोडक्ट में 6H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा सर ये 6H2O इधर जाएंगे तो 12 - 6 हो ही जाएगा ना, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि ये रिएक्शन को लिखने का ज्यादा बेटर तरीका है। क्यों, उसका रीजन हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए समझते हैं। तो इसका रीजन जो है वो इसकी मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। मैकेनिज्म के अंदर हम लोग समझते हैं कि यहां पर फर्स्ट स्टेप में वाटर जो है वो डीकंपोज होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आएगा। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। और अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो CO2 गैस के साथ प्रोड्यूस होकर के CO2 गैस के साथ 20 मिनट CO2 गैस के साथ प्रोड्यूस होकर के C6H12O6 बनाती है, साथ में H2O भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर 6 कार्बन चाहिए होंगे, 6 कार्बन चाहिए होंगे, साथ साथ में आपके 24 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 कार्बन चाहिए, बराबर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी हिसाब से यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस फॉर्म। अगर हमें यहाँ पर 12H2 चाहिए, बराबर, तो ऊपर भी 12H2 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। चलिए, तो 12H2 कैसे प्रोड्यूस होंगे वो समझ लीजिए। यहाँ पर 12H2 प्रोड्यूस कर दो तो यहाँ पे 12H2 है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे 12 करो तो यहाँ पे 6O2 होगा। तो ये जो है ना वो दोनों बैलेंस फॉर्म में मैकेनिज्म है। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इस तरीके का है, बराबर। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करके लिख देते हैं 12H2O लिक्विड, ठीक है, 12H2O लिक्विड प्लस 6CO2 गैस विल गिव यू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहां पर इस तरीके से लिखने का फायदा ये हो रहा है कि आपको यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि 12H2O एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, साथ साथ में 6H2O एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, जो आपको इस स्टेप से समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अब बी रिएक्शन की बात करते हैं। बी रिएक्शन में ऐसा बोला है, पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूं कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर ओजोन गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। रिएक्शन कुछ इस टाइप का है। अब ऐसा बोला है कि इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिखा जाए, O3 plus H2O2 liquid will give you H2O liquid plus O2 gas plus O2 gas। क्यों ये लिखना ज्यादा प्रॉपर रहेगा, क्यों वो समझना है। चलिए स्टेप नंबर 1 समझते हैं। इसका भी आंसर जो है वो मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करवा रहा हूं, टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे तो फायदा रहेगा। अगर हम मैकेनिज्म समझे एक्सक्यूज मी, तो स्टेप नंबर 1 में, यहां पर स्टेप नंबर 1 में ओजोन गैस डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन गैस और O गैस में कन्वर्ट हो रही है। स्टेप नंबर 2 में, यहां पर आपका जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर ये O गैस यहां पर वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर के बना रही है H2O लिक्विड प्लस यहाँ पे H2O2 आएगा, O2 गैस। चलिए ओवरऑल प्रोसेस लिखेंगे तो ओवरऑल प्रोसेस में हमको समझ में आता है कि यहाँ पे O गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूम हो जा रही है, H2O2 गैस प्लस O3 गैस will give you O2 गैस प्लस O2 गैस प्लस H2O। तो यहाँ पर ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि हमको समझ में आता है कि ऑक्सीजन गैस दोनों ही स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन गैस एक ही स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पर अगर आप डिटेल्ड मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आएगा कि हर स्टेप में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, बराबर। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में भी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप में भी प्रोड्यूस हो रही है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोला है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है AgF2 सिल्वर डाइफ्लोराइड। हाउएवर इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, लेकिन ये जब बन जाता है तब इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए ऐसा क्यों? तो जब AgF2 की बात की जाए
तो AgF2 जो है उसके अंदर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। नाउ द +2 oxidation state of silver is unstable. Oxidation state of silver is unstable. सिल्वर का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल है, इसीलिए it accepts the electrons and converts into +1 state and converts into +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर Ag+2 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, माने ये खुद रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस अगर खुद हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो यहाँ पर इसीलिए ही ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला है कि whenever a reaction between oxidizing and a reducing agent is carried out, दो सब चीजों के बीच में रिएक्शन करना है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। कंपाउंड ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज एक्सेस। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में है तो, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में है तो। इस स्टेटमेंट को इलस्ट्रेशंस 3 देकर के आपको समझाना है। चलिए, सबसे पहला एक सिंपल इलस्ट्रेशन ये है कि अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में तो CO गैस बनता है। ये आपका लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो आपको पता है कि अगर ये कार्बन जो है वो आपका एक्सेस क्वांटिटी में और ऑक्सीजन लिमिटेड में। अगर आपको पता है कि ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या दे देता है? आपका CO। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पर था 0। चलिए, अब हम इसी रिएक्शन को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं जहां पर मैं ऑक्सीजन गैस एक्सेस ले रहा हूं। तो यहाँ पर आपका CO2 बनेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इधर 0 है। तो देखिए बात समझिए, जब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन ज्यादा क्वांटिटी में था तब कार्बन मोनोऑक्साइड बना जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। अच्छा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 बना जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, क्योंकि हमें 3 इलस्ट्रेशंस देने हैं। P4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम इन दोनों का ही रिएक्शन कराते हैं। तो पहले मैं P4 और क्लोरीन का रिएक्शन कराऊंगा जिसके अंदर P4 एक्सेस क्वांटिटी में होगा, तो ये PCl3 बनाता है। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इधर 4 आएगा और इधर आपका 6 आएगा। अगर मैं एक्सेस में ले रहा हूं तो फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो है +3। ठीक है, दैट इज लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है क्वांटिटी में तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो बन रहा है। अब अगर मैं क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में ले लूं, अगर क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाए तो वो बनाएगा PCl5। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपका आएगा 10। तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो यहां पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बना। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस हमें ऑब्टेन होता है। तो सेकेंड एग्जांपल भी एकदम क्लियर हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में ऐसा है कि भाई सोडियम जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम की और ऑक्सीजन की, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैं सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं जिसके अंदर सोडियम एक्सेस क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर वो बनाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो जो कंपाउंड बनेगा वो है आपका
Na2O2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, ठीक है। Na2O2 नहीं, इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस ही है, ओके ओके। तो यहाँ पर आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमें समझ में आया कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनता है। हमने 3 इलस्ट्रेशंस दे दिए। 12 नंबर, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस? दो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजोइक एसिड को, मतलब बेंजोइक एसिड के टोल्यूइन में से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। समझो, एसिडिक और बेसिक दोनों ही KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फिर भी टोल्यूइन में से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है। क्यों ऐसा? चलिए, इसके लिए बैलेंस रिएक्शन भी लिखने का बोला है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन इनटू बेंजोइक एसिड देखते हैं। टोल्यूइन को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं टोल्यूइन का बेंजोइक एसिड के साथ का ऑक्सीडेशन लिखूं तो यहाँ पर टोल्यूइन विद द हेल्प ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सीडाइज होगा तब वो कंबाइन करेगा ऑक्सीडाइज करेगा टोल्यूइन को और कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। यहाँ पर मैं इक्वेशन को डायरेक्ट ही बैलेंस करके देता हूं, ये आपको खुद से करना है, बराबर। रेडॉक्स रिएक्शन की बेसिस पे ही ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 6, ठीक है। तो इस तरीके का बैलेंस्ड इक्वेशन है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तब। अच्छा, अगर हम बेसिक और न्यूट्रलाइन मीडियम की बात करें, यहाँ पर मीडियम एसिडिक था, बराबर, एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। अगर मैं न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम की बात करूं, यहां पे भी लिख देता हूं एसिडिक मीडियम। अगर मैं न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम की बात करूं, न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। टोल्यूइन जो है वो परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके, यहां पर आपका सीधा एसिड नहीं बनेगा क्योंकि बेस यूज किया है, इसलिए उसका सॉल्ट बनेगा। H प्लस बेस को खा जाए, बेस जो है वो H प्लस को खा जाएगा। तो 2MnO2 मतलब कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, प्लस H2O लिक्विड। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड दोनों ही सिखाया है, बराबर। अब मैं उसके बैलेंसिंग में नहीं जा रहा हूं अभी। अब हम इसका रीजन समझते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस प्रोसीड होती है फिर भी हम अल्कोहलिक KMnO4 क्यों यूज करते हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ये दोनों रिएक्शंस होती है, मतलब एसिडिक KMnO4 और बेसिक KMnO4 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फिर भी यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट प्रेफर्ड है। यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रेफर्ड। अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो प्रीफर होता है, दैट इज प्रीफर्ड। Why? Because in presence of alcohol, KMnO4 and toluene both dissolve very well and form homogeneous solution। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये दोनों अच्छे से डिसॉल्व होके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। बाकी की बात करें तो उसके अंदर हिट्रोजीनियस बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन है सो द रिएक्शन इज फास्टर, तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है। बाकी के दोनों अल्कलाइन में और एसिडिक में ये रिएक्शन जो है वो हिट्रोजीनियस होने की वजह से स्लो होती है, ठीक है, इज फास्टर। ऑल्सो यहाँ पर
जो OH माइनस आयंस है, बराबर। चलिए बस इतना रीजन काफी है। यहाँ पर आपका रिएक्शन का रेट फास्ट करने के लिए इसको एक अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व किया गया है, बराबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, इसके अंदर ही दूसरा भी दिया हुआ है। जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इनऑर्गेनिक मिक्सचर जिसके अंदर क्लोराइड है उसको ऐड किया जाता है, तब पुंजंट स्मेल वाला HCl गैस मिलता है। बट अगर इफ द मिक्सचर कंटेन्स, इफ द यहां पर मिक्सचर कंटेन्स, अगर यहां पर मिक्सचर कंटेन्स ब्रोमाइड आयन, अगर मिक्सचर के अंदर ब्रोमाइड आयन है, then we get red vapors of bromine, then we get red vapors of bromine. Why? ये हमें समझना है। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्लोराइड वाले मिक्सचर में डालते हैं तो पुंजंट स्मेल वाला, अनप्लीजेंट स्मेल वाला HCl गैस मिलता है। लेकिन अगर यहीं पे ही आप ब्रोमाइड आयन के अंदर H2SO4 को डालते हो तो ब्रोमीन की रेड वेपर मिलती है। ऐसा क्यों? चलिए इसको समझते हैं। यहां पर हम दोनों के ही इक्वेशन लिखेंगे तो क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सपोज करो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्लोराइड आयन कंटेनिंग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर समझो कि सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, उसके अंदर डालते हैं, तो यहां से आपका पहले तो HCl बन जाएगा, ठीक है, HCl बन जाएगा। फिर ये जो है वो सोडियम बायसल्फेट बना देगा, सोडियम बायसल्फेट। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहे तो यहां पर सभी जगह पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर आपको सभी जगह पे 2 लगाना पड़ेगा, बराबर। अब HCl जो है ना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये H2SO4 को रिड्यूस करके SO2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता। कहने का मतलब कि आपको पुंजंट स्मेल वाला HCl मिलता है। हियर HCl इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट पूरा लिख देते हैं। HCl जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो HCl यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, इट कैन नॉट रिड्यूस H2SO4 into SO2, वो H2SO4 को SO2 में रिड्यूस नहीं कर पाता। दैट इज वाई पुंजंट स्मेलिंग, इसीलिए ही पुंजंट स्मेलिंग वाला HCl मिलता है। HCl इज ऑब्टेन्ड, इसीलिए ही पुंजंट स्मेल वाला HCl मिलता है, बराबर। अब यही रिएक्शन NaBr के साथ देखते हैं। ब्रोमाइड आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन के अंदर अगर आप H2SO4 डालते हो तो यहां पर आपका सोडियम बायसल्फेट ही बनेगा, लेकिन इसकी अब की बार HBr बनेगा, बराबर। अब जो HBr है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HBr इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HBr स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इट रिड्यूसेस H2SO4 into SO2, वो H2SO4 को SO2 में रिड्यूस करता है एंड gets oxidized to Br2। चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। यहां पर HBr जो है वो H2SO4 के सल्फर को रिड्यूस करता है, सल्फर को रिड्यूस करता है मतलब वो SO2 में कन्वर्ट कर देता है इसको। यहाँ पर आपका Br2 की रेड वेपर्स भी बनेंगी क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। Br2 की वेपर्स प्लस यहाँ पर H2O, इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, यहाँ पर आपका +4 है। इधर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इधर 0 है। तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, ये सल्फर को +6 में से +4 में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है 0 स्टेट में। ये जो Br2 है ये रेड कलर का होता है
और इसकी गैस बन रही है, मतलब रेड वेपर आप लोगों को दिखाई देगी जब आप HBr वाले किसी मिक्सचर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में ऐसा पूछा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, वेरी आसान। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर हमें दो रिएक्शंस दिए हैं। ऐसा बोला है कि सेम रिएजेंट थायोसल्फेट दोनों ही रिएक्शंस के अंदर डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहा है। चलिए रिएक्शंस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। हमें स्टोइकियोमेट्री की कोई जरूरत नहीं है, हम स्टोइकियोमेट्री नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर S4O6-2 प्लस I माइनस, ये एक इक्वेशन है। जो दूसरा इक्वेशन है वो ये है कि थायोसल्फेट आयन Br2 के साथ रिएक्ट करता है 5H2O की प्रेजेंस में, और ये बनाता है, स्टोइकियोमेट्री छोड़ देते हैं हम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बनाता है वो है SO4-2 प्लस Br माइनस प्लस H प्लस। चलिए यहां पर आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट में छुपा हुआ है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इधर निकालते हैं तो वो हो जाएगा +2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर है +2। ऑक्सीजन के केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। आयोडीन का 0। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2.5, ऑक्सीजन का -2 और इधर -1। तो यहां पर आप देखो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने यूनिट से? 0.5 यूनिट से। चलिए अब यहां पर बात करते हैं। यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, ऑक्सीजन का है -2, ब्रोमीन का 0, H प्लस का +1, ऑक्सीजन का -2, और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहां पर ब्रोमीन का -1 और इसका +1 है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज है वो +4 यूनिट से है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये साबित होता है कि जो ब्रोमीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो S2O3-2 के सल्फर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है, जबकि आयोडीन जो है वो +2 को सिर्फ और सिर्फ +2.5 में ही कन्वर्ट कर पाता है। इसीलिए ही ये जो सेम मटेरियल थायोसल्फेट है वो दोनों के ही अंदर डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई गिविंग द रिएक्शंस दैट अमंग द हेलोजेंस फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडेंट। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, बराबर। अब यहां पर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहां पर एलिमेंट लिखता हूं और यहां पर उनके रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल, पहला एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर है उसका वैल्यू 2.87। ये जो वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, बराबर। ये 1.36 है, ये 1.09 है और ये +0.54 है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद रिड्यूस होना चाहते हैं। समझो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन F0 स्टेट में से -1 स्टेट में जाना चाहता है, तो वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, कहने का मतलब कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, कहने का मतलब कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से आप यहां जाओ, बराबर, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है वो कम होता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो पावर है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए ही जो फ्लोरीन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरल में बात करूं तो ये फ्लोरीन उससे बड़े हैलाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है? हैलोजन में, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है F- में, ठीक है, F- में।
जनरली मैं बोलूं तो जो छोटा हैलोजन होता है वो बड़े हैलाइड को ऑक्सीडाइज करके हैलोजन में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर छोटा हैलोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो एक आंसर हमको मिल गया। दूसरे में ऐसा पूछा है कि अमंग हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है वो बेस्ट रिडक्टेंट है। चलिए, तो उसका आंसर यहां पर हम लोग इस तरीके से देते हैं कि हैलाइड आयन का सबसे पहले तो हम लोग नेम लिख देते हैं यहाँ पे हैलाइड आयंस, और उसके बाद इनके इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें I माइनस दिया है, इधर Br माइनस दिया है, इधर Cl माइनस और इधर F माइनस, तो ये हो गया -0.54, ये हो गया -0.19, -1.36 और ये है -2.87। समझो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब ये किसी भी फ्लोरीन को F2 में जाने के लिए कितना आसान है काम वो बताता है। ये पोटेंशियल -2.87 है। याद रखो, जितना पोटेंशियल नेगेटिव होगा उतना फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इम्पॉसिबल होता है या टफ होता है, और रिवर्स रिएक्शन उतना ही आसान होता है। बराबर समझना? अगर आपका पोटेंशियल नेगेटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिवर्स पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर F -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में से 0 में जाना नहीं चाहता है, लेकिन 0 में से -1 में आना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सबसे वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी लॉजिक से अगर आप सोचो तो I- इन चारों में से सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर मैं अगर रिडक्टेंट का ऑर्डर लिखूं तो HI सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है, फिर आपका HBr आएगा और उसके बाद आपका HCl आएगा और उसके बाद HF आएगा। ठीक है? अगर आप HF की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत पुअर रिडक्टेंट है। लेकिन यही चीज अगर आप HI से कराते हैं तो ये H2SO4 के सल्फर को रिड्यूस करता है +6 स्टेट में से +4 में, साथ साथ में H2O और आयोडीन भी लिबरेट होता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आता है। ठीक है? तो ये रिएक्शन से आप समझ सकते हो कि HI बेस्ट रिडक्टेंट है और HF वर्स्ट रिडक्टेंट है अमंग द हाइड्रोहेलोजन या हेलोजन एसिड्स। ठीक है? यहां पर इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।